हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं हम और चैप्टर है यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या में काफ़ी हम पहले दो पार्ट में समझ चुके हैं कि किस तरह हम उसके एलसीएम निकालें, किस तरह एचसीएफ निकालें और वास्तविक संख्याएं हैं क्या, ठीक है। आइए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें किस तरह से आसानी सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह आप जो कुछ कंफ्यूजन में उलझे रहते हैं उसे भी आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ दोनों को साथ में निकाला जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, क्या n का कोई ऐसा मान है कि 4 की पावर n, देखिए पहला क्वेश्चन है 4 की पावर n है, ठीक है। अब n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या मतलब इसकी जो पावर शून्य नहीं है, ठीक है, इसकी पावर शून्य नहीं है, या तो एक है या एक से बढ़ के है। तो अब उन्होंने कहा है कि क्या 4 की ऐसी कोई सी कंडीशन, ऐसे कोई सी सिचुएशन है कि हम 4 पर ऐसी कोई सी घात लगाएं कि उसको सॉल्व करने के बाद में जो इकाई का अंक है वो शून्य आ जाए। मतलब इसे सॉल्व करने के बाद में, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए 4 की पावर 2 इक्वल क्या हो गया, 4 इंटू 4 इक्वल 16, ठीक है। तो यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी घात हम ले सकते हैं क्या जिसे सॉल्व करने के बाद में इकाई का जो अंक है ये क्या प्राप्त हो जाए, हमें शून्य प्राप्त हो जाए, ये शून्य प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी आपके सामने उलझन भी बढ़ा सकता है कि क्या क्वेश्चन है, पहले से समझना जरूरी है और उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने समझ लिया कि पूछना हमसे ये चाहते हैं कि इस पर ऐसी कौन सी घात लगाई जाए n के इक्वल में। हम n की जो n है वो घात है, ठीक है। अब n मतलब कि प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या यहाँ पर इसकी घात 4 की घात 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, या कितनी हम घात ले लें कि उसको जब सॉल्व करें तो इकाई का पहला अंक मतलब जो डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट जो है, मतलब संख्या किस पर समाप्त हो, देखिए शुरू यहाँ से समाप्त इस पर हो रही है, तो संख्या किस पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो, ठीक है। अब इस तरह से पॉसिबल तो नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखें, हर घात को हम रख के देखें कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। भाई देखिए मानिए आप एग्जांपल 4 की पावर आपने 1 ले ली, वो 4 की पावर 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, मान लीजिए 50 तक नहीं मिला, फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, पॉसिबल नहीं है सर ज्ञात करना। तो देखिए इसे ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप यहाँ पर, यह उदाहरण आपके सामने इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इजिली समझ जाएं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यहाँ पर वही बात होगी प्राकृत संख्या, ठीक है। यहाँ प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। इस टाइप के दो क्वेश्चन है आपकी यूनिट में, आप इससे टैली कर सकते हैं कि इस टाइप के दो क्वेश्चन है किस तरह सॉल्व करना, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किसी संख्या की जो इकाई का अंक है वो शून्य कब होगा, ठीक है। अब उदाहरण के लिए देखिए 10 की पावर 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10 इक्वल कितना हो गया, 100, ठीक है। उसके बाद 20 लेके देखिए, 20 इसकी पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। अब इसकी पावर भी हम 2 मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसका कितना आ गया, 400 आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर अब इस कंडीशन को देखिए कि क्या इसमें इकाई का अंक शून्य है, बिल्कुल इकाई का अंक शून्य। अगली एक और संख्या लेके देख लीजिए, 30 की पावर 2, ठीक है, मतलब 30 इंटू 30, ठीक है, 900। अब देखिए इकाई का अंक शून्य होने के लिए, अब इसका देखिए, इसे हम क्या करते हैं, पहले 10, पहले इसीलिए 10, अब देखिए 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो रहा है 2 इंटू 5। अब यहाँ पर 20 को लेके देखिए, ठीक है, ये 20, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, 2 इंटू 5, ठीक है। अब 30 के जो है अभाज्य गुणनखंड लेके देखिए, 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखिए 30 के अभाज्य गुणनखंड, अब देखिए 30 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या होने वाले हैं, देखिए अब इसमें एक बात कॉमन है, एक बात कॉमन क्या है कि यहां पर भी 2 इंटू 5 है, यहां पर भी 2 इंटू 5 है और यहां पर भी 2 इंटू 5 है। मतलब शून्य की पहला इकाई का अंक शून्य होने के लिए
इकाई का अंक शून्य होने के लिए जरूरी है कि संख्या में 2 और 5 का गुणनखंड, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो। मतलब उसी संख्या का इकाई का अंक शून्य होगा जिसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें 2 और 5 मिलेगी। अभाज्य गुणनखंड कितने हो, 2 भी मिल जाए उसमें और 5 भी मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 4 है, देखिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को इजी तरीके से समझने के लिए कि यहाँ पर देखिए जो 4 है, अब 4 के भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखेंगे कि क्या उसमें हमें 2 का और 5 का पेयर मिल रहा है क्या, 2 का और 5 का हमें जोड़ा उसमें मिल रहा है क्या। यदि मिलता है तो हाँ उसका इकाई का अंक शून्य होगा। देखिए अब इसमें क्या होगा, जो 4 है इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल ले, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इक्वल 4। यहाँ पर 2 का एंड 5 का पेयर कोई भी नहीं है, तो जिस संख्या में 2 का और 5 का नहीं आ रहा पेयर, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 4 का कोई भी जो है घात वो शून्य के बराबर नहीं हो सकती है। मतलब ऐसी कोई सी भी घात हम n के इक्वल में नहीं ले सकते हैं 4 के ऊपर। ठीक है, 4 की पावर ऐसी कोई सी भी नहीं ले सकते हैं जिसमें इकाई का अंक हमें शून्य प्राप्त हो। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है कि क्या किसी प्रकार से, देखिए यहाँ पर वही कंडीशन आ गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या किसी प्रकार से 6 की पावर, देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। चलो एक बार इसको क्लियर कर दे फिर समझते हैं अपन। देखिए आपको समझने के लिए एक और क्वेश्चन समझना पड़ेगा और ये बात आपके माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी कि किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य आ रहा है या आने की संभावना नहीं है या नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि अभी हमने 4 की पावर n थी, अभी हमारे सामने क्वेश्चन था 4 की पावर n। अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या, 6 की पावर n। n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने 6 की पावर n, मतलब 6 की हम ऐसी क्या घात लें, 6 की हम ऐसी क्या घात लें कि उसे सॉल्व करने पर जो संख्या है उसके इकाई का अंक शून्य हो। समझ रहे हैं हम कि 6 पे हम ऐसी कौन सी घात लें, 6 की पावर हम 1 ले लें, 6 की पावर 2 ले लें, 6 की पावर 3 ले लें, या 6 की पावर 4 ले लें, 6 की पावर 5 ले लें, 6 की पावर 6 ले लें। ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसे कौन से हालात हैं या ऐसी कौन सी घात है जिसको हम ले लें और उसे हल करने के बाद यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हो, यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त हो उसके इकाई का अंक जो हो शून्य प्राप्त हो। ठीक है, अब इकाई का अंक शून्य कब होता है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए 2 5 4 3 0। अब ये संख्या समाप्त किस पे हो रही है, संख्या देखिए किस पे समाप्त हो रही है, शून्य पे समाप्त हो रही है। तो वही पूछना चाह रहे हैं कि 6 की ऐसी क्या घात, कौन सी घात लें जिसको सॉल्व करने के बाद में जो उत्तर आए उसके इकाई का अंक शून्य हो या वो संख्या शून्य पर समाप्त हो। उसके लिए आपको अभी पूरी तरह से क्लियर किया है कि यदि किसी संख्या में गुणनखंड 2 और 5 ना हो, देखिए शून्य पर वही संख्या समाप्त होगी जिसमें 2 और 5 का गुणनखंड हमें अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड जो है मिल रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब किसी संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें 2 का और 5 का पेयर वहां पर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने 10 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखे, 20 के भी निकाले, 30 के भी निकाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 6 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं कि 6 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है 2 इंटू 3। ठीक है, या इसके क्रम भी चेंज कर देते हैं तो कितना होता है 3 इंटू 2 इक्वल 6 ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर अब देखिए 2 का भी पेयर नहीं है और 5 का पेयर भी नहीं है। ठीक है, ना तो 2 का पेयर है ना 5 का पेयर है, तो यहाँ पर ऐसी कोई सी भी कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई सी भी घात नहीं है, 6 पर ऐसी कोई सी भी घात नहीं ले सकते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद में उस संख्या का इकाई का अंक या वह संख्या शून्य पर समाप्त हो या फिर उसके इकाई का अंक शून्य है। ठीक है, तो अतः 6 का कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 और 6 नहीं है, 5 और 2 नहीं है, 5 एंड 6 नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जहाँ पर 6 की पावर हम किसी डिजिट को लें और उसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक जो शून्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि रवि और सोनिया एक वृत्ताकार खेल के मैदान पर
वृत्ताकार खेल का मैदान है जिसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं रवि और सोनिया, ठीक है। तो देखिए एक ये वृत्ताकार ये खेल का मैदान है, ठीक है, और इसके चारों ओर पथ पर, ठीक है, मतलब यहाँ जो सोनिया है, सोनिया इसके चारों ओर एक चक्कर लगाकर आती है, ठीक है। सोनिया उस खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगा के आती है, एक राउंड लगा के आती है, तो उसे कितना समय लगता है? 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और वहीं पर रवि की बात करें कि रवि उसी खेल के मैदान का चक्कर लगा कर आता है, ठीक है। देखिए रवि की बात करें, ये रवि है, ये इसी मैदान का चक्कर लगा रहा है, तो रवि को कितना समय लग रहा है? देखिए ये सोनिया को समय लग रहा है और ये रवि को समय कितना लग रहा है? कितना समय लग रहा है? 12 मिनट लग रहे हैं। किसे लग रहे हैं? रवि को, ठीक है। अब उन्होंने अगली बात पूछी उन्होंने कि यदि रवि और सोनिया एक ही स्थान से चक्कर लगाना चालू करें, ठीक है। यदि रवि और सोनिया दोनों, जैसे एग्जाम्पल के लिए मानिए दोनों यहाँ से स्टार्ट करें, अब दोनों के चक्कर लगाने की टाइमिंग तो अलग अलग है। सोनिया जो है वो 18 मिनट में यहाँ से यहाँ एक राउंड पूरा कर रही है और रवि 12 मिनट में यहाँ से यहाँ एक राउंड पूरा कर रहा है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि दोनों यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, दोनों यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर पहुंचने में सोनिया को लगेंगे 18 मिनट और रवि को लगेंगे 12 मिनट, ठीक है। अब सोनिया जब यहाँ पर पहुंचेगी तो रवि 4 मिनट आगे बढ़ जाएगा, तो उन्होंने यही पूछा है कि यहाँ पर एक ही समय में एक साथ दोनों चालू करें और एक ही दिशा में दौड़ें, इसी दिशा में दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं सोनिया उधर दौड़ रही रवि इधर दौड़ रहा है, दोनों एक ही दिशा में दौड़े, ठीक है। तो कितने समय के बाद ही यहाँ पर वापस ये साथ में पहुंचेंगे, ठीक है। देखिए समझिए पहला जो राउंड है उसमें तो पहुंचने वाले हैं नहीं, ठीक है, पहले राउंड में पहुंचने वाले नहीं, दोनों यहाँ पर मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि रवि जो है 12 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएगा और सोनिया पहुंचेगी यहाँ पर 18 मिनट में, ठीक है। तो 12 में और 18 में कितना अंदर? 6 मिनट का, मतलब जब सोनिया यहाँ पर पहुंचेगी तब तक रवि 6 मिनट और आगे बढ़ गया होगा, रवि यहाँ से 6 मिनट और आगे बढ़ गया होगा। तो उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी कंडीशन कितने मिनट बाद आने वाली? वो कंडीशन जब यहाँ से दोनों साथ में चालू करें और राउंड लगाते लगाते वापस दोनों साथ में यहाँ पर हो जाए, कितने मिनट के बाद में ये कंडीशन आने वाली है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो सीधा से एक ट्रिक है कि इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सोनिया, देखिए सोनिया कितना टाइम लग रहा है एक राउंड लगाने में? सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, ठीक है। सोनिया का समय बराबर कितना है? सोनिया कितने मिनट में एक राउंड पूरा कर रही है? 18 मिनट में। सोनिया एक चक्कर में 18 मिनट में एक राउंड पूरा कर रही है, एक चक्कर लगा रही है। अब वहीं रवि की बात करें, रवि देखिए रवि का समय कितना है? अब रवि का समय क्या निकल रहा है यहाँ पर? देखिए रवि जो है 12 मिनट में ही एक राउंड पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर आज आपको एलसीएम और एचसीएफ शॉर्ट ट्रिक से निकालने की एक मेथड बता दूंगा आपको कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? 12 का और देखिए 18 का क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालने की दो ट्रिक है। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब 12 का जो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणित 2 गुणित 3। अब यहाँ पर 18 का निकाल के देखेंगे, 2 9 जा 18, ठीक है, एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए सबसे अच्छी जो ट्रिक होती है वो होती है एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लें, जो सिंगल आ रहा है उसे सिंगल ले लें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन लिया, यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन लिया, और यहाँ पर जो सिंगल है उन्हें सिंगल ले लिया, ठीक है। अब 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। यहाँ पर इनका एलसीएम कितना है? 36। इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट बाद दोनों एक साथ होंगे, समझ में आया? मतलब कंटिन्यू यहाँ से दौड़े, दोनों साथ में दौड़ते हैं तो कंटिन्यू 36 मिनट तक दौड़ेंगे, उसके बाद वो कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ पर दोनों वापस से साथ में मिल जाएं, ठीक है। और यही हमसे पूछा गया था कि कितने मिनट बाद में वो वापस उसी कंडीशन पे होंगे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है।
दोनों ने साथ में दौड़ना चालू करा, दोनों ने एक ही दिशा में दौड़ना चालू करा, ठीक है। तो 36 मिनट के बाद दोनों क्या है, सेम कंडीशन पे यहाँ पर आकर मिल जाएंगे। अब ये हमें किस तरह प्राप्त हुआ, एलसीएम के माध्यम से। इस तरह के जो क्वेश्चन है एलसीएम के माध्यम से करेंगे। अब एलसीएम देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और एलसीएम किस तरह से निकाल सकते हैं, एलसीएम को साथ में भी निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए ये 12 और 18, ठीक है। सबसे छोटी संख्या से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, यहाँ पर 9, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ठीक है। इक्वल में क्या हो 36। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको समय बच रहा है और जिसमें आपको अधिक सुविधा मिल रही हो। देखिए अब ये कंडीशन कब हम फॉलो करते हैं, इस कंडीशन करने का फायदा क्या है, जब हमें एचसीएफ भी निकालना है। यदि देखिए हमें एचसीएफ निकालने की बात बोली होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कॉमन लेते हैं, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे इनका एचसीएफ क्या आ जाता, 6 आ जाता। पर हमसे पूछा क्या था, एलसीएम पूछा था। हमें एलसीएम के माध्यम से पता कर सकते हैं कि दोनों कितनी देर के बाद वापस इसी कंडीशन में यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये काफ़ी इजीली आप समझ गए होंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चन है किस तरह से सॉल्व करने हैं। और ये जो यूनिट है आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें से देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में अधिकांश आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपरिमेय संख्याएं क्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं क्या है, तो देखिए हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या है। संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, पहले तो इसे समझते हैं। तो जिन वास्तविक संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। जिन वास्तविक संख्या को P बटे Q के रूप में, देखिए P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह क्या है, वह अपरिमेय संख्या है, वह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जहाँ पर P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। जहां पर P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, और Q जो है वो नॉट इक्वल है, मतलब समान नहीं है, बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर, ठीक है। इसे चाहे तो आप टॉप नोट कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है, जिन वास्तविक संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां पर आपसे कहा गया है कि जो P है वो P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद में P जो है डिवाइड करती है, किसको डिवाइड करती है, ए स्क्वायर को, ठीक है। P जो है वो डिवाइड करती है ए स्क्वायर को। तो अगला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा है, अगला पॉइंट जो है वो ये है कि क्या P ए को भी डिवाइड करेगी। P क्या है, जो संख्या P है वो संख्या ए को भी डिवाइड करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मान के चलते हैं कि हमने अभाज्य संख्या मान लिया P को यहाँ पर 2, ठीक है। अब हमें ए स्क्वायर निकालना है। अब ए स्क्वायर कब निकलेगा, जब हमारे पास संख्या ए होगी। उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए को हमने माना 4, हमने ए को संख्या मान ली 4, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो संख्या ए है वो धनात्मक पूर्णांक है। उस कंडीशन में ए को क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पर 4 मान के चल रहे हैं। अब ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इक्वल 16। तो यहाँ पर ए हो गया 4 और ए स्क्वायर हो गया 16। अब देखिए जो संख्या P है, P किसे डिवाइड कर रही है, ए स्क्वायर को, ठीक है।
ए स्क्वायर कितना होगा 16। अब इसे डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड कितना होगा 2 × 16, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि यदि कोई संख्या p संख्या ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो क्या वह संख्या ए को भी डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल कितना है 4 है। अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं किससे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 × 4, ठीक है। अब यहाँ पर किससे डिवाइड हो रही हो p से डिवाइड हो रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ वो संख्या ए को भी डिवाइड कर रही है। जो p है वो डिवाइड कर रही है, किससे डिवाइड कर रही है। देखिए जो संख्या यहाँ पर p है वो विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है। किसे विभाजित कर रही है, वो विभाजित कर रही है ए स्क्वायर को और ए को, ठीक है। तो आप काफ़ी आसानी से आप समझ गए हैं किस तरह से इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।